हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं देवरत्न शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साइंस गुरु मंत्र। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे भाई अपील है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी उन्हें सबसे पहले मिल जाए। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफ्यूजन नाम की प्रणाली है, अगर इसे हम लागू कर देते हैं तो भाई ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इनसफिशिएंट क्यों मानी गई है। क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो जैसे ह्यूमंस हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो भाई इनके अंदर जो ऑक्सीजन डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है। बट डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं तो डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, तो जो कि पूर्ति नहीं कर पाती है उस ऑक्सीजन डिमांड की। ठीक है। तो जिस वजह से इसे इनसफिशिएंट बोला गया है। एक बार आंसर देखते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस ऑल द बॉडी सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, therefore every cell of the body will not get oxygen as per need by the process of diffusion, ठीक है, from the environment. Therefore diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements of the multicellular organisms. इन्होंने एक टॉपिक और दे दिया यहाँ पे कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सारी सारी जो बॉडी सेल्स हैं वो सीधा एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं रहती है ना, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन है वो स्लो प्रोसेस है और वो बॉडी की सभी सेल्स की ऑक्सीजन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम कौन से क्राइटेरिया हैं जो हैं हम डिसाइड करेंगे कि भाई कोई जीव है जो जिंदा है या फिर मरा हुआ है। तो आसान सा है भाई, मूवमेंट देख लो, रेस्पिरेशन देख लो और सारी चीज देख लो। अगर हम सीधे तौर पर बात करते हैं तो ब्रीथिंग हम देखते हैं, मूवमेंट हम देख लेते हैं, ग्रोथ मूवमेंट हम देख लेते हैं। तो भाई ये क्राइटेरियाज है जिससे हम कहते हैं कि भाई कोई जीव जिंदा है फिर मरा हुआ है। मान लीजिए किसी के अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है, आप उसमें लात घूसे बजा रहे हो, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो हम कहेंगे भाई मर गया क्या। दूसरा क्या है कि वो सांस नहीं ले रहा है, रेस्पायर नहीं कर रहा है, ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं भाई वो पता नहीं यार जिंदा है, मर गया, पता नहीं क्या हो गया। तो द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन एंड मूवमेंट, ग्रोथ एंड रेस्पॉन्स एंड बहुत सारी चीजें। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, अब देखो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स भी जोड़ दिए इन्होंने और हेटेरोट्रॉफ्स भी जोड़ दिए हैं। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स के तौर पे वो क्या क्या यूज करते हैं। तो भैया अगर मैं ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बात करता हूँ तो ऑटोट्रॉफ्स में तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज कर लेते हैं एज ए रॉ मटेरियल। और मैं हेटेरोट्रॉफ्स में बात करता हूँ तो जो भी ऑर्गेनिक फूड ऑटोट्रॉफ्स बना रहे हैं वो उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज कर लेते हैं, उसे कुक करके फिर वो खाते हैं। ठीक है। तो एनी ऑर्गेनिज्म यूजेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज रॉ मटेरियल्स, हेटेरोट्रॉफ्स यूज फूड एंड ऑटोट्रॉफ्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वाटर, देखो मिनरल्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है। और वाटर भी यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पर फोटोसिंथेसिस में जो यूज होता है। ऑक्सीजन भी यूज होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं भाई ऑक्सीजन यूज करता है कौन, हेटेरोट्रॉफ ऑक्सीजन यूज करता है फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन भी यूज हो रहा है। ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल ये यूज किए जाते हैं। तो क्या क्या चीजें हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया। ठीक है ना जी। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किए जाने वाले। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What processes would you consider essential for maintaining life? कौन सी वो प्रोसेस है जो कि भाई लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल मानी गई है। तो भाई चार हैं, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन है, जिसे आप लाइफ प्रोसेसेस के अंदर पढ़ते हैं। तो इन्हें लाइफ प्रोसेस बोला इसलिए गया है बिकॉज दे मेंटेन द लाइफ। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है, फूड बनता है ना, ग्लूकोज बन जाता है। अभी हेटेरोट्रॉफ जो है वो ग्लूकोज को खा रहे हैं।
तो हम समझ सकते हैं कि जो हेटरोट्रॉप्स हैं वो तो ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं क्योंकि वो प्लांट से आया है, लेकिन जो प्लांट रॉ मटेरियल से ले रहे हैं वो किसी दूसरे जीव से थोड़ी ले रहे हैं, तो वो तो एनवायरमेंट से ले रहे हैं ना, तो एनवायरमेंट से ले रहे हैं तो ये सारे सारे हो जाते हैं इनऑर्गेनिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज होता है, जबकि हेटरोट्रॉपिक के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज होता है। बाकी और भी कुछ बदलाव है जिनको हम पढ़ लेते हैं। It takes place in those organisms like plants that can make their food by process of photosynthesis। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो होता है भाई ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भैया ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, हरे नहीं दिखते वो और अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये हो गया। रॉ मटेरियल्स आर अक्यूमुलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सीधा एनवायरनमेंट से लेते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है कि जो सोर्स है, जो खाना बना रहे हैं, है ना, जिन्हें हम सोर्स के तौर पे देख रहे हैं, तो वहां से क्या ले लिया जाता है, फूड यूज कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर बात करते हैं, सोलर एनर्जी यूज होती है, ठीक है ना जी, जो कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हेटरोट्रॉप्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप रात में 12 बजे खाना खाइए, आप 2 बजे खाना खाइए रात में, आप सुबह उठते ही खाना खा लीजिए, आप दोपहर में धूप में बैठ के खाना खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आपको एनर्जी मिल जाएगी अगर आपने खाना खाया है तो। ऑटोट्रॉप्स के साथ ऐसा नहीं है, अगर सनलाइट नहीं है तो खाना बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलो आगे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज होते हैं, मैंने अभी बताया ऑटोट्रॉप्स में, लेकिन हेटरोट्रॉप्स के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड जिन्हें हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं, वो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं बाय द हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, एज इट इज भी लिख सकते हैं, और समझ जो मैंने समझाया है उसके अनुसार अपना आंसर भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? तो आपको समझना है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं दिया, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम ही दे दिया भैया, प्लांट है, ग्रुप दे दिया पूरा एक। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है भाई प्लांट, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो कहाँ से प्राप्त करेगा, एयर से प्राप्त कर लेगा, है ना, एयर का कंपोनेंट है कौन, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला कंटेंट है ना, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होगा रॉ मटेरियल के तौर पे। और दूसरा है वाटर, जो कि जमीन से प्राप्त हो जाता है, रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को सॉइल से, और फिर फोटोसिंथेसिस में उसे यूज कर लिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है भैया एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से, और वाटर है जी सीधा सॉइल से। सनलाइट का तो पता ही है भाई, सन से होती है। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है ना, एक कोशिकांग है, प्लांट कोशिकाओं का है भैया, ये पौधे जो पादप कोशिका है ना उसका एक कोशिकांग है, यानी कि प्लांट सेल जो है उसका एक सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स के अंदर ये नहीं मिलता है, ठीक है, ग्रीन पार्ट हम इसे कह सकते हैं प्लांट का। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर एसिड भी होता है भाई, होता तो है। तो जो एसिड है हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर एक्चुअली, उसका क्या यूज है, तो उसका कई यूज है। एक तो बैक्टीरियाज को किल कर देता है, पेप्सिन नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना जी। ये कुछ क्या है फायदे हैं उस एसिड के जिससे हम डरते भी हैं। बट देख लेते हैं, रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक इज टू मेक एसिडिक मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, ठीक है, प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट होंगे अगर पेप्सिन नहीं एक्टिवेट हुआ, और पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होता है किसके द्वारा, एसिड के द्वारा, ठीक है जी। हम कह सकते हैं भाई एसिड ने ऑर्डर दिया, पेप्सिन ने काम किया, ठीक है, तो एसिड होना चाहिए ना वहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। सेकंड है टू किल द बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज को मारने के लिए जो कि भोजन में आ गए हैं, आपने खाया खाना और वो खाना आपने निगल लिया है और वो चला गया स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर चले गए भैया कौन, बैक्टीरियाज, है ना, या फिर कोई और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जा सकता है। तो अब एसिड की ये जिम्मेवारी है कि भैया उन्हें खत्म करें एंड देन फूड को सैनिटाइज करें, और उसके बाद फूड को भेज दे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ पर उसका फर्दर डाइजेशन होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या यूज है भैया। सबसे पहली बात तो एंजाइम समझ लो, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को या फिर किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं या फिर धीमा कर देते हैं, मतलब दे अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन और सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस। सो डाइजेशन में यूज हो रहा है, तो सीधी सी बात है, आप तो नहीं चाहते ना भाई डाइजेशन बहुत धीमा हो जाए, दिक्कत आएगी। तो डाइजेशन को तेज करने के लिए कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल रहे हैं, तो डाइजेशन को तेज करने के लिए यूज हो रहे हैं। द फूड वी ईट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स होता है नेचर के अंदर, हम खा रहे हैं बना हुआ खाना प्लांट से जो आया है। इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लूकोज है इसके पास,
digestive enzymes breaks down these complex molecules into smaller and simpler molecules। ठीक है जी। अच्छा, सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना यहाँ पर। तो भैया उनको ब्रेक करना है ना, और स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उन्हें ब्रेक करना है। तो जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कुछ केमिकल्स की आवश्यकता पड़ जाती है हेल्प के लिए। उन केमिकल्स को ही हम डाइजेस्टिव एंजाइम कह रहे हैं। ठीक है ना जी। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है। सो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पर भोजन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। तो अगर वो डाइजेस्ट हो जाता है तो अब उसका एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिससे वो डाइजेस्टेड फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको अभी छोड़ दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि फूड को एक लंबा रास्ता प्रदान करता है कि भाई तू मेरे अंदर चल, धीरे धीरे चलता रहे, लंबे टाइम तक चलेगा, मैं तुझे एब्जॉर्ब कर लूंगी अच्छे से। ठीक है ना जी। सेकंड थिंग है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जो सरफेस उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर उस सरफेस एरिया को मैं बढ़ा देता हूं तो एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ जाएगा। जिसके लिए नेचर ने क्या किया है कि उंगली नुमा संरचनाएं, जिन्हें विली बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पर लगा दी। ठीक है। जिन्होंने क्या किया कि जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया था वो बढ़ गया। जैसे वो बढ़ा तो उससे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ गया। ठीक है। तो चलो अब एक बार देख लेते हैं आंसर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया। स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से डिजाइंड है कि वो प्रोवाइड कर रही है मैक्सिमम एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड। ठीक है जी। कैसे कर रही है? फॉर दिस, ये काम करने के लिए द इनर लीनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। ठीक है। इस काम को करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदरूनी वॉल्स हैं उन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, न्यूमेरियस मतलब बहुत सारी हैं, जिन्हें हम विली कह रहे हैं। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to each and every cell of the body। ठीक है। तो विली जो है वो काफी उसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके पीछे की तरफ काफी ब्लड वेसल्स हैं जो कि एब्जॉर्ब फूड को ले जाती हैं ब्लड के द्वारा, कहां पर, हर कोशिका के पास बॉडी की। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि विलीज हैं वहां पर जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद सबसे लंबा पार्ट है, 7-8 मीटर का होता है एडल्ट के अंदर, तो जो कि अच्छा खासा रास्ता प्रोवाइड करता है फूड को कि वो उस पर लगातार चले और लगातार डाइजेस्ट होने के साथ साथ एब्जॉर्ब भी होता रहे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtain oxygen for respiration? तो अगर हम कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, ब्रीथिंग। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, और अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो उनको कंपेयर करते हैं कि भाई किसके पास ज्यादा एडवांटेजेस हैं, है ना, कौन ज्यादा लाभप्रद है, इसको उसको ज्यादा लाभ मिल रहा है अपने निच के अनुसार, तो आपको पता चलेगा कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ज्यादा फायदे में है एज कम्पेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। काहे भैया? तो इसलिए भैया कि जो ऑक्सीजन है वो लेस डिसॉल्वेबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर जब कम मात्रा में ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए बेचारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा ब्रीथ करना पड़ेगा। बट ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन 21%, कहां पर, एयर में। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स तो एयर से लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो कम ब्रीथ करते हैं, तो उसके बावजूद भी अच्छा खासा अमाउंट ऑक्सीजन का वो एनवायरनमेंट से गेन कर सकते हैं। ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एक बार आंसर देख लेते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन सराउंडिंग वाटर, जो उनके चारों तरफ वाटर है उससे वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जो ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व है। सिंस एयर डिसॉल्व इन वाटर हैज फेयरली लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ पर आ गया है कि जो वाटर है उसके अंदर जो एयर डिसॉल्व है उसमें कम कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की। द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैव मच फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग, उनको बेचारे को ज्यादा ब्रीथ करना पड़ रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर से, ठीक है, थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको पता है लंग्स है, ठीक है, या फिर स्किन है। हेंस दे हैव मच लेस ब्रीथिंग रेट देन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो भाई ब्रीथ करने में भी तो देखो बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता है ना, तो
जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो कम ब्रीथ कर रहे हैं, तो कम एनर्जी यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, है ना। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा ब्रीथ करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलो नेक्स्ट चलते हैं। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? सीधा सीधा आपसे पूछ लिया है कि भैया जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, बोले तो रेस्पिरेशन जो है वो कितनी तरह का है। ठीक है, इसकी ही जगह पर एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट द डिफरेंट वेज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। ठीक है ना जी, तो आंसर यही बनने वाला है। तो आपको बता देता हूं मैं आपको कि दो तरह का है, एरोबिक है और एनाएरोबिक है। तो एनाएरोबिक तो ये रहा जिसमें क्या है कि आपको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, फिर भी बोला जाएगा कि भैया चलो ऑक्सीडाइज करो। ऑक्सीडाइज करने का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वहां पर। और कई ऐसे जीव हैं हमारे अलावा भी जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि ईस्ट है ना। और जब ईस्ट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना जी, एंड प्रोडक्ट के तौर में। एरोबिक रेस्पिरेशन भैया कर लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये रहा आपका। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन अच्छी खासी आपको मिल जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है अल्टीमेटली। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीव हैं, जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमंस, उनके अंदर कई बार लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है। ठीक है, कई कारणों की वजह से, कि आपको एक ऐसे माहौल के अंदर बिठा दिया गया है, फिर बंद कर दिया गया है जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी खासी नहीं है। ठीक है ना जी, आपके मुंह पे कुछ ऐसा रख दिया गया है जिससे कि आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और उस समय पे आपकी बॉडी के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उस समय पर क्या होने वाला है, उस समय पर लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा, इथेनॉल नहीं बनेगा। यानी कि जो अल्कोहल है वो नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ईस्ट के अंदर अल्कोहल बनेगा। साथ ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हो रही है और साथ में ईस्ट में भी हो रही है, बट ईस्ट में एंड प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रही है। अगर मैं ह्यूमन मसल्स के अंदर बात करता हूँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स प्रोसीड करती है तो उस समय पे लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, और ये लैक्टिक एसिड ही फिर बाद में जो क्रैम्प्स होते हैं ना, जो दर्द होता है मसल्स के अंदर, उसका कारण बनते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? तो भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमंस के अंदर? तो ऑक्सीजन तो जाती है, लंग्स में जाएगी पहले तो, और फिर चली जाएगी कोशिकाओं के पास। और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से आएगी और लंग्स के पास जाके फिर एक्सहेल हो जाएगी। ठीक है ना जी, तो पूरा एक बार चक्र देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो भैया हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है, आपकी आरबीसी जो हैं, यानी कि रेड ब्लड जो कार्पसेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, उनके पास हीमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और सीधा उठाता है ऑक्सीजन को लंग से और ले जाता है कहाँ पर, उन टिश्यूज के पास, उन कोशिकाओं के पास जहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी है, और वहाँ पर उनको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ ब्लड के वाटर जो कंपोनेंट है, जिसे प्लाज्मा बोल रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो ज्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर। इस वजह से ज्यादातर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके द्वारा, ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा ही लंग्स तक पहुंचा दी जाती है, और उसके बाद उसे डिफ्यूज कर दिया जाता है एयर के अंदर। ठीक है, तो भाई क्या समझ में आया? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट चल रहा है हीमोग्लोबिन से, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो चल रहा है प्लाज्मा से। लेकिन हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा जो है वो दोनों के दोनों ही, है ना, ये रहा ब्लड प्लाज्मा, ये दोनों के दोनों ब्लड के ही पार्ट है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बोले या फिर ऑक्सीजन बोले, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है अल्टीमेटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अच्छे से करने के लिए जो ह्यूमन लंग्स है वो कैसे डिजाइंड है भाई? तो आपको पता है कि जो ह्यूमन लंग्स हैं उनके अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें एल्वियोलीज बोलते हैं। तो लाखों की संख्या में एल्वियोलीज है जो कि एक अच्छा खासा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि डिफ्यूजन ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, तो देखिए विद द लंग्स द एयर पासेस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स।
है ना। जो ट्रैकिया है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकीज बोलते हैं। फर्स्ट ब्रोंकी है, सेकंड ब्रोंकी है, तीसरी ब्रोंकी है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स भी बोलते हैं। द ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट्स इन balloon like structure called alveoli। जो ब्रोंकियोल्स हैं वो अल्टीमेटली जुड़ते हैं किसके साथ, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जो कि हम कहते हैं जिन्हें एल्वियोली। द एल्वियोली प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो देखो पहला डिजाइन क्या हो गया कि एक ट्यूब चली, हम कह सकते हैं नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से नासल कैविटी, नासल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया बोलते हैं किसे, विंड पाइप को। तो ट्रैकिया एक है। उसके बाद देखोगे तो ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में, जिन्हें हमने बोला ब्रोंकी। अब ब्रोंकी फिर फर्दर डिवाइड 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 होते चले गए, जिन्हें हमने बोला ब्रोंकियोल्स। ठीक है। हर ब्रोंकियोल जो आगे जाके जुड़ता है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में। तो भाई बहुत सारे बलून्स अगर आपको लगाने हैं तो बहुत सारे टर्मिनल्स आपको बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे टर्मिनल्स बनाने हैं तो बहुत सारे ब्रोंकियोल्स बनाने पड़ेंगे। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है। अब जो एल्वियोलीज है उनके पास बहुत थिन वॉल्स हैं, ठीक है, जो कि चारों तरफ से घिरी हुई है ब्लड वेसल्स के साथ, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है ना जी, क्योंकि कैपिलरीज में से इजिली सामान को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जा सकता है और किया जाता भी है। ठीक है। तो क्योंकि एल्वियोलीज जो है वो सराउंडेड हैं ब्लड कैपिलरीज से, जिसकी वजह से ब्लड वहां पे अच्छा खासा क्या करता है, सर्कुलेट करता है और लंग्स में से ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के जरिए उठाता है। हीमोग्लोबिन है फिर ब्लड के अंदर, एंड देन हीमोग्लोबिन उसके साथ जुड़ता है और पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। What are the components of the transport system in human beings? Human beings के अंदर ट्रांसपोर्ट के जो कंपोनेंट हैं वो आपको बताने हैं। What are the function of these components? फंक्शन भी आपको बताने हैं। तो भैया ट्रांसपोर्ट के जो कंपोनेंट्स हैं मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप इजिली वहां पर जाके अच्छे से उसे समझ सकते हैं। तो कंपोनेंट जो तीन कंपोनेंट है। ठीक है। पहला कंपोनेंट है जी आपका हार्ट। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ। तो ये रहा देखो हार्ट। दूसरा है जी ब्लड, और तीसरा है ब्लड वेसल। ठीक है ना जी। एक और है लिम्फ है, उसके बारे में हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम कर रहे हैं सिर्फ हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। तो हार्ट एक पंप लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लड एक सेल्समैन है जो कि सामान को उठाता है और पहुंचा देता है उन जगहों पर जहां पर उनकी आवश्यकता है, और ब्लड वेसल्स रास्तों की तरह बिहेव कर रही है जिनके अंदर से ब्लड होके गुजरता है। ठीक है। चलो फंक्शन ऑफ हार्ट देख लेते हैं। द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है और पंप कर देता है इसे कहां पर, लंग्स के पास। लंग्स के पास जो ब्लड जाएगा वो क्या करेगा, लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और वहां से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। तो किस लिए लंग्स के पास गया, एनरिचिंग विद ऑक्सीजन के लिए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए गया है। इट रिसीव्स प्योरिफाइड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इट अराउंड द बॉडी। अभी हार्ट क्या करने वाला है कि लंग्स के पास जो ब्लड भेजा, जब उसको ऑक्सीजन प्राप्त हो गई तो उसने क्या किया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसे वापस बुला लिया लंग्स से और उसे फिर पंप कर दिया कहां पर, अलोंग विद द बॉडी पार्ट्स। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पंपिंग स्टेशन के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के बारे में देख लेते हैं भैया। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया वगैरह जो है लाइक यूरिया। तो जो ब्लड है वो तो देखो उसका मेन जो काम है वो तो ब्लड का ही है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कि सामान को एक जगह से उठाया और वहां पर पहुंचाया जहां पर उसकी आवश्यकता है या फिर जहां से उसका निष्कासन होना है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो देखो ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है लंग से, पहुंचा रहा है किसके पास, हर कोशिका के पास जिसको उसकी आवश्यकता है। डाइजेस्टेड फूड उठा लिया कहां से जी, इंटेस्टाइन से, पहुंचा दिया वहां पर जहां पर उसकी आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड उठा ली कोशिकाओं से और पहुंचा दी लंग्स के पास जहां से उसे एक्सहेल करना है। हार्मोन्स उठा लिए एंडोक्राइन ग्लैंड से और उन्हें पहुंचा दिया उन साइट्स पर जहां पर वो एक्टिवेट करेंगे या फिर कोई रिजल्ट देने वाले हैं किसी बॉडी पार्ट्स को। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि मसल्स में से आने वाली है और उसे पहुंचा देता है किडनी के पास। ठीक है, अच्छा खासा काम है इसका। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। ये बॉडी को भी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास सोल्जर्स नाम की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोल देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। और रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को भी। कैसे करता है कि मान लीजिए आपने रेस्पिरेट किया, रेस्पिरेट करने पे क्या है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पे हीट बाहर निकलेगी, ये ब्लड क्या करेगा, वहां से हीट को उठाएगा और पूरी बॉडी के अंदर फैला देगा।
ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हम फंक्शन पढ़ लेते हैं किसके बारे में, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था जो ब्लड वेसल्स है उनका मेन काम है ब्लड को कैरी करना, कहां से कहां, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, तो कनेक्टर है या फिर हम कह सकते हैं रास्ते हैं। द ब्लड पुश्ड बाय द हार्ट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। जो ब्लड पुश किया गया हार्ट के द्वारा वो फ्लो किया किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। तीन तरह के ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है ना जी। तो जो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि भैया हार्ट से ले गई या फिर हार्ट तक लेके आई, वो तो है जी आर्टरीज और वेन्स। और कैपिलरीज होती हैं आपके उन ऑर्गन्स के पास जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चलता है। जैसे विलीज के पास आपको कैपिलरी मिल जाएंगी, एल्वियोलीज के पास आपको कैपिलरी मिल जाएंगी, है ना, किडनी के पास आपको कैपिलरी मिल जाएंगी, ऑर्गन्स के पास आपको कैपिलरी मिल जाएंगी। मतलब जहां पर भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होना वहां पर तो कैपिलरीज की आवश्यकता है। और जहां पर सिर्फ ब्लड को सूटा सूट भागना है ना, एक दिशा में, तो वहां पर आर्टरीज और वेन्स की आवश्यकता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? तो स्पेशल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा है कि जो मैमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना आवश्यक क्यों है। तो भैया इस वजह से आवश्यक है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। तो अगर आप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिला दोगे, मान लीजिए आपने मिला दिया, तो होगा क्या कि हर ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड के साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड का तो कोई फायदा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप यूज करते ही नहीं ना। तो क्या होगा कि जो ब्लड वहां पर पहुंचा है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो जगह थी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आकर बैठ गया, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, जिससे क्या होगा कि रेस्पिरेशन के लिए जो एक रिक्वायर्ड ऑक्सीजन चाहिए वो क्या होगी, डेफिशिएंट हो जाएगी, और फिर ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट एनर्जी वो नहीं प्राप्त होगी जो कि उसको चाहिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। तो आंसर देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज गुड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक ही लाइन से आपको क्लियर हो गया है। बाकी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी लिख सकता है। ठीक है जी। जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इन्हें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। वैसे तो देखो डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है, ठीक है, हम कह सकते हैं जो बड़े प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं जाइलम और फ्लोएम। वैसे तो आपको भी पता होगा ये, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि भाई जाइलम और फ्लोएम है। तो इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देयर आर टू कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसको कंडक्ट करता है भैया, वाटर को कंडक्ट करता है, ये रहा जाइलम, ठीक है ना। तो जाइलम के अंदर आप देख रहे हो वाटर जा रहा है, ठीक है, वाटर कहाँ कहाँ जा रहा है, जहाँ पे उसकी आवश्यकता है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यकता है या फिर सप्लाई के लिए आवश्यकता है उसकी, है ना जी, इन सारी चीजों के लिए। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है कि जो बना बनाया भोजन है उसको बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाएगा जहां पर उसकी आवश्यकता है, जैसे फ्रूट्स हैं या फिर वो लीव्स हैं जहां पर क्लोरोफिल नहीं है, या फिर जो नई नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, है ना जी, ग्रोइंग टिश्यूज हैं प्लांट के, है ना, जहां पर मेंटेनेंस चल रही है वहां पर भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन बन कहाँ रहा है भाई, लीव्स के अंदर बन रहा है। तो लीव्स से उस भोजन को लेकर जाएगा ना कोई, तो ये कौन है, फ्लोएम है ना। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम कैरीज द फूड फ्रॉम द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टू द अलोंग विद बॉडी पार्ट्स। ठीक है जी। चलो, और फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे आगे भी इसके बारे में, लेकिन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जाइलम और फ्लोएम हम 8th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स को देना, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो वाटर और मिनरल्स किसके द्वारा में ट्रांसपोर्ट होंगे प्लांट के अंदर, तो अभी तो बताया जाइलम के द्वारा होंगे। ये रहा भैया जाइलम, ये रूट्स है, देखो रूट्स में से क्या हुआ, ये सॉइल है, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स रूट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और जाएंगे फिर वो किसके पास, बॉडी के, प्लांट बॉडी के उन पार्ट्स के पास जहाँ पर उनकी आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यकता है तो लीव्स के पास वाटर की आवश्यकता है, तो जड़ों ने सोखा एंड देन जाइलम के द्वारा गया किसके पास, लीव्स के पास, कौन, वाटर, साथ में मिनरल्स भी जा रहे हैं। तो भैया
द रूट्स ऑफ द प्लांट्स हैव हेयर कॉल्ड द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है रूट हेयर, ठीक है जी। द रूट हेयर आर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट with the film of the water in between the soil particles। soil particles के अंदर जो water है उसे capillary water बोलते हैं, और capillary water से सीधा contact में है root hairs, ठीक है ना जी। water and dissolved minerals get into the root hairs by the process of diffusion। देखो डिफ्यूजन के द्वारा मिनरल्स और जो फूड जो है, मिनरल्स और जो वाटर है वो क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा रूट हेयर्स के अंदर, और वहां से फिर चलेगा कहाँ पे, जाइलम की तरफ, ठीक है जी। हम यहाँ पे थे, हम थे the water and minerals absorbed by the root hairs from the soil passes from the cell to cell by osmosis through the epidermis। epidermis बोलते हैं किसको, जो बाहर की एक लेयर है किसी भी कोशिका की, ठीक है ना जी, जो बाहर की एक लेयर है कोशिकाओं की, है ना। तो एपिडर्मिस से गई रूट कॉर्टेक्स के पास, रूट कॉर्टेक्स से गई एंडोडर्मिस के पास, एंडोडर्मिस से गई रूट जाइलम के पास, और रूट जाइलम ने उसे भेज दिया भैया ऊपर की तरफ कि भाई तुम्हारी जरूरत है वहां पर, और वहां पर पहुंचो फटाफट, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं द वाटर एंड द मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स थ्रू द जाइलम। क्लियर है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलो, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो भैया फूड ट्रांसपोर्ट होगा किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा है। चलो आगे देख लें, फटाफट कर लेते हैं इसको। ये है फ्लोएम, ठीक है, ये वाला फ्लोएम है ना। और फ्लोएम देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सोर्स सेल है। सोर्स सेल बोले तो जो लीव्स हैं, है ना, लीव्स ने क्या बनाया, खाना बनाया, शुगर वगैरह बना दिया है, और वो दे दिए किसको, फ्लोएम को, और फ्लोएम फिर उसे लेके जा रहा है बॉडी के उन पार्ट्स के पास जहाँ पर या तो उनको यूज किया जाएगा या फिर उन्हें स्टोर किया जाएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है ना, आप इसे हम ले सकते हैं बीटरूट जैसे मान लीजिए इसे, और बीटरूट में जो ये वाला पोर्शन है जिसका स्टेम है, ठीक है ना, जो डेवलप हो गया है, इसके अंदर क्या करना है, भोजन को स्टोर करना है। तो भोजन आएगा सोर्स सेल से नीचे की तरफ आएगा एंड देन स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। तो जो भोजन का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, इट इज डन बाय द वेरी स्पेसिफिक टिश्यू विच इज नेम्ड एज द फ्लोएम, ठीक है। ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, तो हम कह सकते हैं फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू द फ्लोएम, ठीक है जी। और फ्लोएम में ऑस्मोसिस हो रही है लगातार, जिससे कि भोजन एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाया जा रहा है ना। धीमी प्रोसेस है लेकिन होती है कंप्लीट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से करना है आपको, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना, और फंक्शन भी डिस्क्राइब करना है। तो नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ द किडनी। तो सबसे पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। तो ये रहा बोमेन्स कैप्सूल, ये रहा बोमेन्स कैप्सूल। जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ब्लड कैपिलरीज हैं। इन ब्लड कैपिलरीज को स्पेशल नाम दिया गया है ग्लोमेरुलस। तो आप याद कर लीजिए, पहला जो है वो क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने बोला बोमेन्स कैप्सूल, एंड सेकंड वन इज द दीज कैपिलरीज व्हिच आर नेम्ड एज द ग्लोमेरुलस। क्लियर है। जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर आई है एक क्या, आर्टरी, जिसको हमने बोला है क्या, इनकमिंग आर्ट्रियोल बोला है, या फिर हम इसे रीनल आर्टरी बोलते हैं। और यहाँ से एक गई है नस जिसको हमने वेन बोला है। तो रीनल वेन इसे बोल सकते हैं, या फिर आउटगोइंग आर्ट्रियोल इसे कहा गया है, ठीक है। तो पहला तो हो गया जी बोमेन्स कैप्सूल। सेकंड एक बार देख लेते हैं। तो सेकंड है जी, द बोमेन्स कैप्सूल कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज व्हिच आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये मैं आपको एक बार पहले दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है ना जी। वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी, और जो दूसरा है वो है रीनल वेन। क्लियर है। रीनल आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को लेके आ रही है। कौन सा वाला ब्लड है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स भरे हुए हैं, ठीक है जी। तो पढ़ लेते हैं, वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी व्हिच ब्रिंग, जो लेके आ रही है किसको, द इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट इनटू इट, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये ब्लड क्या हो जाता है, भर जाता है एक तरह से, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स है। बोमेन्स कैप्सूल का काम है यहाँ से वेस्ट मटेरियल्स को अपनी तरफ आकर्षित करना और डिफ्यूज करा लेना। आगे मेरे बात समझ, जिससे क्या होगा कि इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर साफ ब्लड रह जाएगा, और जो वेस्टेज है वो कहाँ पर चले जाएंगे, बोमेन्स कैप्सूल इन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फंक्शन एक बार देख लेते हैं। दीज इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड,
ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये फिल्टर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे फिल्टर होती दिखाई दे भी रही हैं। यूरिया है, देखो चला गया बॉम्बे कैप्सूल के पास, वाटर भी चला गया, कुछ देखो न्यूट्रिएंट भी चले गए, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना जी। कोई बात नहीं, इसका भी इंतजाम हम यहाँ पे करेंगे। द अदर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉइल्ड। इन दिस पार्ट द सब्सटेंसेस लाइक शुगर, अमीनो एसिड्स, आयंस एंड एक्सेस वाटर व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आर रीअब्सॉर्ब। तो जो नीचे वाला पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट जो है, जो येलो कलर का पार्ट रखा रहता है, ये येलो कलर का पार्ट बोमेन्स कैप्सूल का आगे बढ़ा हुआ पार्ट ही है, जिसके अंदर जब यहाँ से फिल्टर हुए ये सामान, जैसे वाटर यहाँ से फिल्टर होके बाहर आ गया, यूरिया आ गया, न्यूट्रिएंट आ गए, ठीक है ना जी, तो होगा क्या यहाँ पे कि ये सारा का सारा मटेरियल किसके अंदर रहेगा, इस वाली ट्यूब के अंदर रहेगा, जिसे नेफ्रॉन ट्यूब्यूल भी कहा गया या फिर किडनी ट्यूब्यूल भी बोला गया। देखो यहाँ पे बोला गया। तो अभी क्या करना है कि जो यहाँ से ये वेन गई है, इसी वेन को अगर मैं चारों तरफ इसके लपेट देता हूँ और इनको अलाउ कर देता हूँ कि भाई जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स वो उठा लो यहाँ से, कहाँ से, किडनी ट्यूब्यूल से, तो क्या होगा, जो ये वाली नस है क्या करेगी, वाटर को उठा लेगी, सॉल्ट्स को उठा लेगी, न्यूट्रिएंट्स को उठा लेगी, तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा इस ट्यूब के अंदर, सिर्फ यूरिया बच जाएगा। इस यूरिया को कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको बाद में भेज दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास यूरेटर के द्वारा, ठीक है। और जो आपका ये वाला ब्लड है जो रिटर्न हो रहा है, ये क्या है, H2O, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स वगैरह सब कुछ ले ला के अपना पहुंचता है कहाँ पर, हार्ट के पास, और फिर हार्ट उसे आदेश दे देता है कि भाई अब तुझे कहाँ जाना है। क्लियर है? तो फंक्शन भी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, पहला है, रीअब्जॉर्प्शन दूसरा है, और यूरिन फॉर्मेशन तीसरा है, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। What are the methods used by plants to get rid of excretory products? ठीक है ना जी, प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने का क्या मेथड है भैया। तो सीधी सी बात है, पहली बात तो देखो, प्लांट को आपने ऐसा नहीं जाते हुए देखा होगा कि मे आई गो टू वॉशरूम, सर जी, प्लांट्स तो बेचारे खड़े हुए हैं, ठीक है ना जी, चल फिर तो सकते नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सक्रीशन तो उनके अंदर भी होता है। क्यों? क्योंकि एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस है और प्लांट्स भी तो भाई जिंदा ही हैं। तो अभी यहाँ पर बात है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि प्लांट्स के अंदर बन रहे हैं उनको कैसे राइड ऑफ किया जाए। तो पहली बात तो ये है भाई, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीशन रेट है वो बड़ा कम है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है। सेकंड थिंग, क्या उनको किसी स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना जी। तो देखो किस किस के द्वारा हो जाता है, स्टोमेटा के द्वारा तो जो गैसेस वेस्ट है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन दिन के समय और कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय, ठीक है ना जी। लेंटिकल्स होते हैं, स्टेम के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा भी गैसेस वेस्ट को निकाल दिया जाता है, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेना, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। The plants get rid of gaseous products through stomatas in leaves and the lenticels in the stem, ठीक है। स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर और लेंटिकल्स होते हैं स्टेम के अंदर। छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं जिनके अंदर, जैसे मान लीजिए छोटी छोटी लीव्स हैं और स्टोमेटाज इतने नहीं है कि भाई गैसेस वेस्ट को अच्छे से निकाल पाए, तो वहाँ पे लेंटिकल्स डेवलप कर दिए नेचर ने, ठीक है, फैसिलिटी दे दी उन्हें। The plants get rid of stored solid and liquid waste by the shedding of leaves, peeling of bark and filling of fruits, ठीक है। तो देखो प्लांट्स ने कितना अच्छा तरीका निकाला है कि भाई पत्ते जो सूखने वाले हैं, जिनके पास क्लोरोफिल कम हो गया है, उन पत्तों के अंदर आप क्या करो, जो सॉलिड वेस्ट है उनके अंदर भर दो, एंड देन कुछ दिन बाद उसे क्या कर देंगे, डिटैच कर देंगे बॉडी से, ठीक है, गिरा देंगे पतझड़ में, सारा सारा वेस्ट बाहर चला गया। सेकंड थिंग क्या है कि भाई ऐसे करो कि जो बार्क है, जो तना है, आपने देखा छिलपट उछल जाती है किसकी, प्लांट्स की, तो उनके अंदर भर दो, ये निकलती रहेंगी, एंड देन जो वेस्ट है वो बाहर जाते रहेंगे, बॉडी से अलग हटते रहेंगे। और तीसरा है फ्रूट्स के अंदर भर दो, ठीक है, तो लालची एनिमल आएगा और फ्रूट को तोड़ के ले जाएगा। क्लियर? फायदा हो जाएगा प्लांट का। क्या फायदा होगा? एक तो सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेकंड थिंग जो उसका वेस्ट था वो भी फ्रूट के अंदर है, जैसे आप माल समझ रहे हो भैया, सीधी सी बात है, ठीक है, और प्लांट से वो भी दूर चला गया है। तीसरा क्या है, the plants get rid of waste by secreting them in the form of the gums and the resins। आपने गोंद वगैरह खाया होगा या फिर आपने रेसिन्स गम्स के बारे में सुना होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो ये सारा सारा वेस्ट ही है, ठीक है। कुछ चिपचिपा पदार्थ तो प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन कुछ उसके अंदर वेस्ट भी है, तो इसके द्वारा भी जो प्लांट है वो अपने जो क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकाल देती है। चौथा है, प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो जो रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स में से भी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर भेज दिए जाते हैं
एज ए वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल बोलते हैं उस चीज को जो कि प्लांट के अंदर या फिर किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर या फिर हम कह सकते हैं किसी भी घर के अंदर जो काम की नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस जो वेस्ट है वो नुकसान ही पहुंचाते हैं, है ना, हार्मफुल ही होते हैं। कुछ वेस्ट ऐसे हैं जो नुकसान नहीं पहुंचा रहा लेकिन क्योंकि जगह घेर रहे हैं तो भाई निकालो इन्हें बाहर निकालो, काम नहीं है उनका, क्लियर, तो उनको बोलते हैं वेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। तो हमें यहाँ पे बात करनी है कि जो यूरिन प्रोड्यूस होता है किसी एनिमल के द्वारा उसका अमाउंट किस तरह से रेगुलेट होता है। तो दो तरह का है, आपने अनुभव भी किया होगा अपने जीवन में कि जिस दिन आप ज़्यादा पानी इनटेक करते हैं उस दिन यूरिनेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग आपने देखा होगा कि सर्दियों में यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू गर्मियाँ, ठीक है। और ये किस वजह से है, क्योंकि सर्दियों के अंदर पसीना नहीं आता है तो जो जो लॉस है वाटर का वो स्वेट के द्वारा तो होता नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन के द्वारा ही बॉडी पास आउट कर देती है। तो एक तो हो गया वाटर अमाउंट जो बॉडी के अंदर अवेलेबल है, उसके द्वारा भी हम अमाउंट ऑफ यूरिन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना प्रोड्यूस होने वाला है। सेकंड थिंग है मेटाबॉलिक वेस्ट की प्रोडक्शन। आंसर एक बार देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय किडनी, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर। तो पहली बात तो वाटर है, दूसरा है वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं तो मैंने अभी भी बताया आपको, ठीक है ना जी। ज़्यादा पानी पियोगे ज़्यादा आपको यूरिनेशन के लिए क्या कहते हैं जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक काम कर रहा है और आपकी बॉडी अगर अच्छी खासी मात्रा में वेस्ट को बाहर निकाल रही है तब भी फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगी। कि क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व वेस्ट जो है वो अगर ज़्यादा मात्रा में है तो यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी और यूरिन ज़्यादा मात्रा में पास आउट होगा, क्लियर। और सेकेंड थिंग है हार्मोन्स, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो कि यूरिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई अगर हार्मोन्स ठीक ठाक मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ द यूरिन है वो भी नॉर्मल रहने वाला है। लेकिन अगर आप एबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स से सफर कर रहे हो तो जो यूरिनेशन है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना जी। सोडियम की जो मात्रा है उसके बारे में भी हम छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर सोडियम आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो फिर क्या होने वाला है कि ये जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अंदर से ज़्यादा वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड के अंदर भेज देगा, जिससे क्या होगा कि यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी कमजोर पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचने वाला है वो कम पानी के साथ पहुंचेगा, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा, तो आपको देरी लगेगी यूरिनरी ब्लैडर को भरने में, है ना, बॉडी को। और जब यूरिनरी ब्लैडर भरेगा तभी फिर आपको यूरिनेशन के लिए फिर क्या आती है, फीलिंग आती है। तो सोडियम है, कुछ हार्मोन्स हैं, नाइट्रोजन वेस्ट जो है, नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है उसके अमाउंट है ना जी। तो ये सारे क्या हैं, यूरिन के अमाउंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बेटा स्क्रीनशॉट इसका ले लिया करो, उसके बाद इसे समझना ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम 4। भैया सीधी सी बात है, एक्सक्रीशन। किडनी बोले तो एक्सक्रीशन, लंग्स बोले तो रेस्पिरेशन, इंटेस्टाइन बोले तो न्यूट्रिशन, हार्ट ब्लड, वेन बोले तो, आर्टरीज बोले तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो क्या आने वाला है, एक्सक्रीशन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। भाई जाइलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल, अभी बताया था। चलो हाँ, सजेस्ट करो क्या है कमेंट्स बॉक्स में, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। चलो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। क्या क्या चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। अरे ऐसी सारी चीज़ें चाहिए तो भैया लास्ट वाला बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप आंसर मेंशन करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मेमोराइज करने में ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस करते हैं ना तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर्स को भी मेंशन किया करो जिससे कि आपको वो रिवाइज भी होते रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। भाई ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट बोलते हैं 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, वाटर बना रहे हैं और एनर्जी बना रहे हैं, ठीक
ठीक है, तो कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर एनाएरोबिक होता है, यानी कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के साथ ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का, तो भैया फिर वो होगा साइटोप्लाज्म, है ना, इस बात को समझ लीजिए, लिख सकते हैं आप। साइटोप्लाज्म के अंदर कब होगा, कंप्लीट जब जिस समय पे ऑक्सीजन नहीं होगी या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया अलाउ कर देगी भाई मेरे अंदर आओ, एंड देन मैं दिखाती हूँ ऑक्सीडेशन कैसे होता है और कैसे एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई पायरुवेट टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, तो एंड प्रोडक्ट्स को देख के हमने बता दिया कि भाई ये एरोबिक है, और एरोबिक कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो भैया फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन है ना फूड का, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, इसको तो हम डिस्कस करेंगे ये भी, लेकिन वेयर डज कहाँ पर होता है, तो भैया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो भैया होता है। होता कैसे, तो वो बता देता हूँ। बाइल जूस सीक्रेटेड बाय द लीवर, लीवर के द्वारा बाइल जूस सीक्रेट हुआ, जो कि अल्टीमेटली पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एलोंग विद द पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूसेस को भी अपने साथ ले गया है। ठीक है ना जी, तो क्योंकि यहाँ पे हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट है, कॉमन हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट है, उसके द्वारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचने वाले हैं। द बाइल स्टार्ट प्रेजेंट इन द बाइल जूस इमल्सिफाई द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ द फैट्स, इमल्सिफाई मतलब घोलना स्टार्ट कर देता है लार्ज ग्लोब्यूल्स को, और तोड़ना स्टार्ट कर देता है उन्हें छोटे छोटे भागों में। Therefore, by emulsification large globules break down into the fine globules, तो fine बोले तो छोटे globules में टूट जाते हैं वो, to provide larger surface area to act upon by the enzymes, enzymes उनके ऊपर अच्छे से काम कर पाए, तो लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए क्या किया है, इमल्सिफाई कर दिया गया है लार्ज ग्लोब्यूल्स को, किसमें, फाइन ग्लोब्यूल्स में। किसने किया ये काम, बाइल जूस ने। लाइपेज नाम का जो एंजाइम है, जो कि पैनक्रियाज के अंदर से निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो अवेलेबल होता है, कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ द इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक कर रहा है वो। Glands present in the walls of the small intestine secretes intestinal juices which contain lipase enzyme that converts fat into the fatty acids and the glycerol. Very very important, समझने वाली बात है कि जो small intestine है उसकी जो inner walls है उनके पास छोटी छोटी glands हैं जिन्हें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, और वहां से जो सीक्रेशंस बाहर निकलते हैं उन्हें बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है ना जी, जिनके पास लाइपेज मौजूद है। ठीक है ना जी, और साथ में यहाँ पर जो ट्राइप्सिन नाम का एंजाइम है जो कि पैनक्रियाज से बाहर निकला, वो भी यहाँ पर साथ में काम कर रहा है, जो क्या कर रहे हैं, फैट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं फैटी एसिड्स में, और साथ में ग्लाइसरॉल में भी, जो कि ब्लड के अंदर डिसॉल्वेबल होते हैं, एंड देन ब्लड इन्हें उठाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और पहुंचा देता है कहाँ पर, जहाँ पर इनकी आवश्यकता है। ठीक है, सो डाइजेशन ऑफ फैट्स इस तरह से हो रहा है। आप समझ सकते हैं कौन कौन सी चीजें, लीवर यूज हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स कुछ यूज हो रही है, पैनक्रियाज भी यूज हो रही है, लाइपेज के नाम से एक एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है, ट्राइप्सिन के नाम से एक एंजाइम यूज हो रहा है, बाइल जूस यहाँ पर यूज हो रहा है। ये सारी चीजें बड़ी ध्यान से आप समझना है इस बात को, क्लियर है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और फिर अच्छे से पढ़ना इसे। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपके मन में रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो डाइजेशन ऑफ फूड है उसमें सलाइवा का क्या रोल है, तो भैया सलाइवा एक बहुत जरूरी चीज है जो कि मुंह के अंदर आपको मिलती है, सैलिवरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होती है। सलाइवा कंटेन सैलिवरी अमाइलेज, अमाइलेज नाम का एक एंजाइम सलाइवा के अंदर मौजूद होता है जिससे सैलिवरी अमाइलेज बोला है। सैलिवरी अमाइलेज इसलिए बोला क्योंकि अमाइलेज पैनक्रियाज में से निकलता है, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज उसे बोलेंगे ना फिर, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है। सैलिवरी अमाइलेज मौजूद होता है सलाइवा के अंदर, क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज। माल्टोज क्या है, एक थोड़ा सा सिंपल शुगर है जिसे डाइजेस्ट करना या फिर जिसे यूज करना इजी है एज कम्पेयर टू स्टार्च। तो प्री डाइजेशन स्टार्ट हो गया मुंह के अंदर ही, किसके द्वारा, सलाइवा के द्वारा। दूसरा क्या है, सलाइवा कीप द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्ट, तो जो सलाइवा है आपने देखा होगा आपका मुंह जो अंदर से हमेशा, जैसे आपने खाना वाना खाया तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि मुंह बिल्कुल साफ हो गया है, किसने किया, सलाइवा ने किया। लिक्विफाई बना दिया भोजन को जो बच गया है, और फिर आप उसे क्या कर लेते हो, बॉडी मतलब निकल लेते हो, एक तरह से कह सकते हैं। जो आपकी बक्कल कैविटी उसे मॉइस्ट रखा, साथ में ही यहाँ पर क्या है कि भोजन को अच्छे से चबाया जा सके तो उसे हल्का सा क्या कर दिया है, लिक्विफाई कर दिया है, उसे अच्छे से निगला जा सके तो इस वजह से उसे थोड़ा सा स्लिपरी कर दिया है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। काफी अच्छा रोल है, आप
एज इट इज इसको लिख सकते हैं और अपनी तरफ से एडिशन में भी कुछ चीजें डाल सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आंसर में मेंशन नहीं। जैसे लिक्विफाई किया जिससे कि उसे इनगल्फ इजिली किया जा सकता है, हल्का सा उसे स्लिपरी कर देता है जिससे कि जब वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंचेगा तो बीच में जो अटकने हैं वो ना आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Aerobic respiration और anaerobic respiration में क्या अंतर है भाई? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. तो लास्ट वाले का तो क्या है, ईस्ट है नाम, है ना, जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। बाकी एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस आपको ये दिख रहे हैं, ट्यूबुलर फॉर्म है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक है। एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन होता ही नहीं है। एरोबिक के बारे में बात करते हैं तो कंप्लीट रेस्पिरेशन हो जाता है जिससे कि अच्छी खासी मात्रा में क्या है, एनर्जी बाहर निकलती है। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिससे कम मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है। एंड प्रोडक्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, लेकिन यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट है वो ह्यूमन मसल्स के अंदर तो लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना जी। और अगर हम ईस्ट के अंदर बात करते हैं तो एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, और जब एल्कोहल बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, किसमें, एनारोबिक में, ठीक है। लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, एरोबिक के अंदर यहाँ पर कम मात्रा में एनर्जी निकलती है 2 एटीपी और यहाँ पे 38 एटीपी, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से निकल रहे हैं दोनों। पांचवा, इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये बैक्टीरियाज के अंदर होता है, साथ में जो आपके ईस्ट है जो कि फंगस है उसके अंदर होता है, और साथ में ह्यूमन मसल्स के अंदर भी कई बार देखने को मिलता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। ये आपको क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है एरोबिक रेस्पिरेशन की, और ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ आर द एल्वियोलीज डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? सो भैया देखो एल्वियोलीज के ऊपर बात आ गई, अभी तक आ रही थी लंग्स के ऊपर बात कि भाई लंग्स को कैसे डिजाइन किया है जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मैक्सिमाइज किया जा सके। अभी बात पूछ रहे हैं एल्वियोलीज के बारे में। सो एल्वियोलीज बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लंग्स के अंदर होती हैं, सराउंडेड होती हैं ब्लड कैपिलरी से, ठीक है। और कैपिलरी है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इजीली हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना जी, पहली बात। दूसरी बात, लाखों की संख्या में होती है ये। तो द एल्वियोलीज आर थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड कैपिलरीज एक्चुअली, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द एयर फिल्ड इन द एल्वियोली, ठीक है जी। सेकंड थिंग क्या है, एल्वियोली हैव अ बलून लाइक स्ट्रक्चर हेंस प्रोवाइड अ मैक्सिमम सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। क्लियर हो गया होगा भैया। पहली बात है एल्वियोली चारों तरफ से घिरी हुई है ब्लड वेसल से। दूसरी बात, जो एल्वियोली है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक अच्छा खासा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एल्वियोलीज आर डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाए या फिर नहीं हो तो क्या दिक्कत आएगी भाई? हीमोग्लोबिन क्या कर रही है, ऑक्सीजन का कैरियर है, हीमोग्लोबिन बनाती है और बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। तो होगा क्या कि अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगी तो जो ऑक्सीजन है वो लेस डिसॉल्वेबल इन प्लाज्मा, जिसकी वजह से क्या डिफ्यूजन रेट हो जाएगा कम, और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की हो जाएगी डेफिशिएंसी, ठीक है ना जी। किसकी डेफिशिएंसी के बाद, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को हमने एक नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है जी। एक बार देख लेते हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज, ठीक है। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन विल बिकम स्लोअर, देयरफॉर वन वुड फॉल सिक एंड वुड फील फैटिग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन होती है तो भैया ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड थिंग क्या है कि अगर ये काम होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कमजोर हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन कमजोर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी जो बाहर निकलती है ना, जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वो कम हो जाएगा। अगर ये काम होता है तो जो आदमी है वो या तो बीमार पड़ जाएगा या फिर अपने आप को हमेशा थका हुआ महसूस करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनीमिया नाम की बीमारी है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी? ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, एक्चुअल में ह्यूमंस के अंदर नहीं, जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन आपको मिल जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, ये इस वजह से जरूरी है जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हर पार्ट जो बॉडी का है वहां तक पहुंचाई जा सके, ठीक है ना जी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन है। एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी, ठीक है, साइकिल, और दूसरे को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक साइकिल। देख लेते हैं। इन आवर हार्ट ब्लड एंटर्स ट्वाइस एंड ऑल्सो पंप्स आउट ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट।
जब ब्लड हार्ट के पास जाएगा तो दो जगह से जाएगा, और जब हार्ट से बाहर निकलेगा तो दो तरफ निकलेगा, है ना, दो दिशाओं में जाएगा। तो जब आएगा तो कहाँ कहाँ से आएगा, एक तो आएगा कोशिकाओं से, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और एक आएगा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ठीक है। और जब जाएगा तो एक तो जाएगा लंग्स के पास, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और एक जाएगा किसके पास, एक जाएगा हर उस कोशिका के पास जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ठीक है ना। ये जो दो साइकिल्स है वो हर बार एक साथ होती हैं, तो जिस वजह से इसे डबल सर्कुलेशन नाम दे दिया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इन आवर हार्ट ब्लड एंटर्स ट्वाइस एंड ऑल्सो पंप्स आउट ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी is brought to the right atrium through vena cava। वेना कावा नाम की जो मोटी वाली नस है उसके द्वारा हर बॉडी के पार्ट से क्या होने वाला है, ब्लड वापस आने वाला है किसके पास, राइट आर्टरियम के पास। वेयर इट इज सेंट टू अप टू राइट वेंट्रिकल, वेयर इट इज सेंट टू राइट वेंट्रिकल, जो कि चला जाएगा किसके पास, फिर राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसे भेज देगा किसके पास, सीधा लंग्स के पास। चलो देखते हैं। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड इज पंप्ड टू द लंग, ठीक है, तो ये लंग्स के पास पहुंच गया है। फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए गया ये भाई, वहां पे ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के ये द्वारा हुआ है, और इस वाली साइकिल को हमने बोला पल्मोनरी साइकिल। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग अगेन एंटर्स द लेफ्ट आर्टरियम। अभी जो ब्लड लंग के पास है, जिसने ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया लंग से, वो वापस आएगा हार्ट के पास, किसके पास आएगा, लेफ्ट आर्टरियम के पास आएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम इट इज सेंट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्टरियम से ये पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। और जब वेंट्रिकल्स दबेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये भेजेगा ब्लड को कहां पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के पास, ठीक है ना। कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड है। तो जिस समय पे वेंट्रिकल्स दबते हैं तो बेटा एक ही साथ दोनों वेंट्रिकल्स दबते हैं, राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी। तो लेफ्ट वाला तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पास भेज रहा है, और जो राइट वाला है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेज रहा है एक साथ। तो देखो, एक जो बॉडी के पार्ट गए, जो बॉडी के सभी पार्ट्स के पास ब्लड जा रहा है वो तो होता है सिस्टमैटिक साइकिल, ठीक है, और जो आपका सिर्फ लंग्स के पास ब्लड जा रहा है वो होता है पल्मोनरी साइकिल। तो इस वजह से एक साथ दो साइकिल्स के अंदर ब्लड घूम रहा है, जिस वजह से इसे डबल सर्कुलेशन बोला गया है। आगे बात समझ में, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो जो लाइव प्रोसेसेस की जो वीडियो है, कौन सी वाली, ट्रांसपोरेटरी सिस्टम वाली जो वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों नेसेसरी है भाई, तो डबल सर्कुलेशन इस वजह से नेसेसरी है जिससे कि जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन डिमांड्स है उनको अच्छे से पूरा किया जा सके, और ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखा जा सके। नेसेसिटी देख लीजिए। The right side and the left side of the human heart are useful to keep deoxygenated and oxygenated blood from mixing, कि वो आपस में मिले ना। This type of separation of oxygenated and deoxygenated blood ensure a highly efficient supply of oxygen। भाई ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है तो सिर्फ ऑक्सीजन वाला ही ब्लड जा रहा है, तो जो भी वहां पर पहुंचेगा, जो भी मटेरियल वहां पर पहुंचेगा वो सिर्फ ऑक्सीजन ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगा नहीं। फायदा हो गया ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है, डबल सर्कुलेशन किया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। What are the difference between transport of materials in xylem and phloem? तो भाई कितना आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, कि भैया जो जाइलम और फ्लोएम है उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है वो कैसे कैसे अलग है। तो फ्लोएम के अंदर तो होता है फूड, और जाइलम के अंदर होता है वाटर। जाइलम के अंदर जो वाटर होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल, कि भाई एक तरफ चलेगा, और फ्लोएम के अंदर होता है दोनों की तरफ, ऊपर भी चलेगा नीचे की तरफ भी चलेगा। तो एक बार देख लेते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में है, ठीक है ना जी। जाइलम के अंदर अगर बात करते हैं तो भाई देखो ये तो कंस्ट्रक्शन है जाइलम और फ्लोएम की, ठीक है, इसको तो हटा देते हैं अभी। जाइलम गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, इसको भी अलग हटा देते हैं अभी, ठीक है। अच्छा कंडक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होगा, कहाँ से, रूट से एरियल पार्ट के पास, यानी कि ऊपर वाले पार्ट्स के पास। और यहाँ पर क्या फूड मटेरियल्स है, तो ये दोनों तरफ होगा। जैसे मान लीजिए एक लंबा सा पेड़ है, उसके बीच में दो टहनियाँ हैं जिन पर पत्तियाँ हैं, तो वहां से भोजन ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिडायरेक्शनल है, तो सॉरी बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है जी, आपका नहीं और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी सब कंस्ट्रक्शन है। तो जो डिफरेंस है बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जाइलम और फ्लोएम, वो सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है उसे आप इजी
अच्छे से कर लीजिए। वैसे भी यहाँ पे नंबरिंग जो है वो थोड़ी सी गलत दे रखी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ द एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे नेफ्रॉन और जो एल्वियोली हैं उनके बीच में डिफरेंस आपको बताना। तो भैया सबसे पहली बात तो है एल्वियोली है लंग का हिस्सा और नेफ्रॉन है किडनी का हिस्सा, ठीक है ना जी। एक कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए काम, एक कर रहा है एक्सक्रीशन के लिए काम। तो सीधी सीधी बात है, पहली बात तो अलग अलग है। लेकिन जो एल्वियोलीज हैं वो कुछ समान हैं किसके, नेफ्रॉन के, क्योंकि एल्वियोली भी एक्सक्रीशन का काम करती हैं कुछ हद तक, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफरेंस के बारे में पूछा है, कंपेयर करने के लिए बोला है, तो हम कंपेयर करते हैं। एल्वियोली आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, ये किडनी के हैं। अ मैच्योर लंग हैज अबाउट 30 करोड़ एल्वियोली, 30 करोड़ एल्वियोली, लेकिन ये थोड़े से कम होते हैं, है ना। यहाँ पे 10 लाख नेफ्रॉन्स हैं। एल्वियोली प्रोवाइड्स द वाइड सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो भैया ये हैं नेफ्रॉन्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन गैसियस एक्सचेंज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सॉलिड वेस्ट के लिए है ना, कि वो बाहर निकल के चला जाए। और एल्वियोलिस के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, जबकि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो बोमेंस कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पर वेस्ट मटेरियल्स का एक्सचेंज चल रहा है। एक्सचेंज तो नहीं बोलते हैं हम, फिल्ट्रेशन बोलेंगे इसे, कि फिल्ट्रेट हो रहे हैं वहाँ पर। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और बेटा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें जो कि मैं करा रहा हूँ। वैसे तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कई बच्चों के लिए, तो बेटा वो कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। अभी टाइम आ गया है बाय बाय कहने का। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं बेटा, कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है इसके अंदर, लंबा चैप्टर है ये, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और टाइम बाय बाय का है, तो भाई बाय बाय बोल देते हैं, है ना। पहले से ही हम काफ़ी लंबी वीडियो बना चुके हैं, अभी इसे और लंबा नहीं करते हैं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें लगातार मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, सी यू अगेन, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर एक नया कंटेंट लेके जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।